कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। GNP, उसके बाद है ना NNP, और उसके बाद तो देखिए एक आज इसको पूरा समराइज कर देते हैं, है ना, खत्म ही कर देते हैं। GDP मतलब किसी देश में ठीक, बहुत बढ़िया, मैं बोल लेता हूं। किसी देश में उत्पादित एक साल में किसी देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। इसमें विदेशियों का भी जुड़ा रहता है और भारतीयों का भी। ठीक, दूसरा होता है क्या? GNP, है ना। GDP पहला होता है GDP, फिर आता है GNP, है ना। ये डोमेस्टिक है, घरेलू, मतलब पूरे क्षेत्र के अंदर। GNP में क्या हो जाएगा? नेशनल, जो भारतीय हैं उनका। तो इसमें विदेशियों का घटा देते हैं, और हाँ, वो घटाने जोड़ने को क्या बोलते हैं? शुद्ध साधन आय। ठीक है, ये भी हो गया GDP GNP। उसके बाद NNP। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? माइनस ह्रास करेंगे, तो क्या आ जाएगा? NNP के बाद राष्ट्रीय आय। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा है NNP। ठीक है, ये NNP अगर मार्केट कॉस्ट पे है, किस पे है? तो इस पे क्या करेंगे? माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी जोड़ेंगे। तो ये तो मैं बताया था। ठीक है, हाँ, नहीं आ रहा था, आएगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर NNP मार्केट कॉस्ट पे है तो उसमें टैक्स घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो NNP कौन से कॉस्ट में आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट पे जब NNP रहता है उसी को क्या बोल देते हैं? राष्ट्रीय आय। एक चीज बताना भूल गया था, फैक्ट्री कॉस्ट पे ही NNP को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। मार्केट कॉस्ट पे NNP को राष्ट्रीय आय नहीं कहा जाएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट पे NNP को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? इसमें किसी परेशानी है? ठीक है, साधन लागत बोलते हैं भाई, साधन लागत फैक्ट्री कॉस्ट पर ही आपका क्या, हाँ, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। और मार्केट प्राइस पर रहेगा तो वो राष्ट्रीय आय नहीं होगा। ठीक है, दिया हुआ है बुक में, ये तो हो गया। अब देखिए GDP है ना, GDP है। GDP में आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो क्या बन जाएगा? NDP। इसमें भी फिर डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो क्या बन जाएगा? NNP। पर ये सब अभी किस पे है? ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया, आपके बुक में दिया हुआ है। GDP में ह्रास घटाएंगे NDP हो जाएगा, GNP में ह्रास घटाएंगे NNP हो जाएगा।
ग्रॉस को हटाना है तो क्या घटाना पड़ेगा? ह्रास घटाना पड़ेगा। ग्रॉस को हटाना है और नेट में लाना है तो क्या कराना पड़ेगा? ठीक है। अब आप लेते हो, अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? मटर चल रहा है। 100 का 5 किलो, ऐसे ही कुछ है। हाँ, 100 का 5 किलो मटर लेते हो, 100 रुपए का 5 किलो मटर, 5 केजी मटर। ठीक है। ये मटर का क्या वेट है? ग्रॉस वेट है। क्या वेट है? दाना प्लस छिलका। ठीक है, ग्रॉस वेट है। जब आप इसको छीलते हो तो इसमें कम से कम 800 ग्राम छिलका निकलेगा, या 1 किलो भी निकल सकता है। 800 ग्राम छिलका निकलेगा तो 500 में आप 800 ग्राम घटा दोगे केजी में। ठीक है, तो 6 की कितना? 4 किलो 200 ग्राम क्या मिलेगा? नेट मटर का दाना। तो यही क्या हो गया? राष्ट्रीय नहीं, नेट हो गया। ग्रॉस हट गया, क्या हो गया? नेट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही डेप्रिसिएशन घटाने से सब चीजें क्या हो जाती है? नेट हो जाती है। कम होगी, क्या होगी? नेट होगी। इतना में किसी को कोई परेशानी? भैया ग्रॉस बोल रहा है मतलब सब चीज जो अपने उपयोग का नहीं है भी, वो भी उसको नेट मतलब, नेट मतलब जो अपने उपयोग का है। तो डेप्रिसिएशन, ह्रास घटाने से क्या होगा? नेट हो जाएगा। और ह्रास कितना घटाना है ये वाणिज्य मंत्रालय बताता है कैलकुलेट करके। ठीक है, ह्रास कितना घटाना है ये कौन बताएगा? वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे सब मार्केट कॉस्ट मार्केट कॉस्ट मार्केट कॉस्ट चल रहा है। अब मार्केट कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी। तो पूरी मार्केट चीजें किस में बदल जाएगी? फैक्ट्री में, है ना। मार्केट चीजें किस में बदल जाएगी? फैक्ट्री में। इसमें कोई परेशानी? क्लियर हो गया। ग्रॉस को हटाना है तो क्या घटाएंगे? और मार्केट कॉस्ट को हटाना है तो क्या घटाएंगे? टैक्स और प्लस सब्सिडी। ठीक है, पॉज करिए थोड़ा सा। हो गया। चलिए भाई, जब एनएनपी, एनएनपी कैसे रहेगा? साधन लागत पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे, फैक्ट्री कॉस्ट या साधन लागत पे रहेगा। तो यही क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और इसी में जब आप जनसंख्या डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रहेगी वो देश उतना संपन्न माना जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। हमारे यहां राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है वर्तमान में? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और उसकी सहयोग कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसका सहयोग करता है। ठीक है, तो ये बहुत पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, CSO। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में। CSO का 51 है, 1951 है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया। यहां तक भारत में सबसे पहले कौन गणना किया था राष्ट्रीय आय की? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, कब किए थे? 1867-68 में। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? है ना। उसके बाद 1911 में कौन किए थे? है सिरोस। 1911 में कौन किए थे? इसने 49 रुपए क्या लाया था? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 49 लाया था। ठीक, उसके बाद अपने यहां
आजादी के टाइम में 1949 में राष्ट्रीय आय संगठन बना, जिसके अध्यक्ष कौन बने? पीसी महाबलोनिस। ये भारत के सांख्यिकी वैज्ञानिक है, बहुत फेमस है। इन्हीं के जन्मदिन पे क्या सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना। इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी यही सब पूछता है। ठीक है, पूरा ट्रिक में बता दिया है ना। पहले हमारे यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट पे गणना होती थी, अब हमारे यहाँ किस पे होती है? मार्केट कॉस्ट पे गणना होती है 2015 से। ठीक है, एक अपन यूज करते जीवीए। जीवीए में क्या होता है? मूल्यवर्धित, है ना। इसमें यह होता है कि देखा जाता है कि कोई चीज दोबारा तो नहीं जुड़ रही है गणना में। गणना में कोई चीज डबल जुड़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? फील्ड वाइज अलग अलग गणना चालू कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें जाने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को सीएसओ कितने भागों में बांटता है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। और आप अपन देखे हैं पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहले अपन क्या आते हैं? स्वरूप के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठन के आधार पर क्या? संगठित, असंगठित, और स्वामित्व के आधार पर सरकारी, निजी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसी पूरी अर्थव्यवस्था को सीएसओ 6 भागों में बांटता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। पहला क्या है? प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा है परिवहन, संचार, व्यापार, वही तृतीयक क्षेत्र। चौथा है वित्त एवं वास्तविक संपदा, पांचवा है सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, छठवा है विदेशी क्षेत्र। तो इसको क्षेत्र तो उतना नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सीएसओ ये कौन बांट रहा है? सीएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है आपके भारत में? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सीएसओ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटता है? 6 क्षेत्रों में बांटता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लिखा है ना, वहीं पे है। इधर देखो, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लिखा होगा, मिला? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लिखा होगा। है ना, यहाँ पे है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान। तो भैया एक चीज याद रखिएगा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सीएसओ कितने भागों में बांट के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? 6। ठीक है, चलो ये भी हो गया। क्षेत्र आपके पीछे दिए हुए हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र, है ना, तो सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन सा क्षेत्र योगदान देता है? तृतीयक। ठीक है, सेवा क्षेत्र। उसके नीचे कौन सा आएगा? द्वितीयक। उद्योग क्षेत्र। उसके नीचे कौन आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि। ठीक है, तो देखिए भाई, एक समय में भारत कृषि प्रधान देश था, तो कृषि का ज्यादा था। अब अपने यहाँ उद्योगों की भी स्थापना हो गई है और सेवा का क्षेत्र बढ़ गया है, तो सबसे ज्यादा योगदान रहता है तृतीयक क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का रहता है? तृतीयक क्षेत्र का। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में किसका भाग दे देते हैं? जनसंख्या का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है? गोवा। सबसे ज्यादा नगरीकृत प्रतिशत कहां है? गोवा। ठीक है, गोवा की सबसे ज्यादा है। छोटा, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, छोटा सा राज्य है। हाँ, बिहार का सबसे कम है। ठीक है, तो क्या है ना, राष्ट्रीय आय कम है लेकिन इलीगल आय बहुत है। राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा कहां का है भाई? गोवा। और पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नगरीकृत प्रतिशत, जनसंख्या का नगरी प्रतिशत कहां है? गोवा। वहां पूरे नगर है, वहां गांव का कुछ है नहीं, गोवा ही है पूरा। ठीक है,
किसी देश की आर्थिक समृद्धि किससे मानी जाती है, मापी जाती है? जीडीपी से। और देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था को किससे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। चलिए यहां तक हो गया। अब अगला चैप्टर है आर्थिक नियोजन। क्या है? क्या है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन बहुत जरूरी है ये, ठीक है। आयोजन नियोजन एक ही है भैया, आयोजन नियोजन ही होता है वो। आर्थिक आयोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है। देखिए आप हर चीज का क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, है ना। हम कोई कार्य करने से पहले क्या बनाते हैं? योजना। और उस योजना के अनुसार क्या करते हैं? लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और योजना में सबसे ज्यादा देखा क्या जाता है कि योजना ज्यादा महंगी ना हो, अपन कम से कम साधन में क्या कर सके? अच्छे से अच्छा कर सके। आप बिना योजना के कोई काम करोगे तो हमेशा नुकसान ही होगा। और आप देखना, आप हमेशा कहीं ना कहीं योजना बनाते हुए दिखते हो, ठीक है। अब मान लो घर में डेली खाना बनाते हो तो उसके लिए भी योजना बनता है ना। अब बोले यार ये सब्जी नहीं खाता, हाँ इसके लिए सुबह की सब्जी है, ये खा लेगा, अपने को इसके लिए अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि सुबह वाली सब्जी वो खा लेता है और वो सब्जी बची हुई है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए अलग से सब्जी बनाओगे। गैस खर्चा, सब्जी खर्चा, समय खर्चा, सब खर्चा। अगर योजना करोगे, प्लानिंग करोगे तो क्या होगा? समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और लागत भी कम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए योजना बहुत जरूरी है। आप घूमने जाते हो तो भी योजना बनाते हो, ठीक है। सबसे पहले अपना बजट देखते हो, बजट के अनुसार कैसे करना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है, वो देखते हो। रोड देखते हो कि सबसे पास का रोड कौन सा पड़े ताकि समय और गाड़ी का डीजल दोनों बचे। तो ऐसे ही ये क्या है? आर्थिक नियोजन। पैसे के संबंध में योजना बनाना, कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है, क्या? जो भी उपलब्ध साधन है उसका उपयोग करके सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? नियोजन, आयोजन कहलाता है, ठीक है। तो सरकार भी वही करती है, समझ में आएगा धीरे से। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। क्या बोला इसमें? पूर्व निर्धारित उद्देश्य, है ना। हर योजना का क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई योजना बनती है क्या? चाहे वो गलत काम हो या अच्छा, उसका उद्देश्य होता ही है। और उसी के अनुसार फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदमी क्या करता है? काम करता है। अब भाई आप लोग का उद्देश्य क्या है? नौकरी लगाना। बिना नौकरी लगाने के लिए आप लोग इतने अच्छे तो हो नहीं कि क्या नौकरी नहीं लगाना है और पढ़ाई करोगे। कोई पढ़ता है क्या बिना नौकरी लगाने के लिए पढ़ाई? तुम तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते बिना मतलब के। कौन कौन पढ़ा? आज न्यूज़पेपर पढ़ा है कोई? देखो वही है। अगर बोल दे कि पिछले 7 दिन के पेपर से दो चार ठो करेंट अफेयर्स आएगा तो आप एकदम खोज खाज के निकाल के पढ़ना चालू कर दोगे। तो भैया उद्देश्य रहेगा तभी तो आदमी काम करेगा ना। बिना उद्देश्य के कौन जीता है? जानवर। उनका भी एक उद्देश्य होता है कि 2 टाइम खाना मिले। तो बिना उद्देश्य के तो कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां हो तो कुछ ना कुछ उद्देश्य निर्धारित करके आए हो, यहां नहीं रहोगे उसका भी एक उद्देश्य रहेगा। तो भैया ऐसे ही सरकार आपके सीमित संसाधनों का, अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि हमको अधिक लाभ प्राप्त हो, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। अब सरकार के बजट में, है ना, 500 करोड़ रुपए रहा होगा स्वास्थ्य के लिए। अब अचानक से क्या आ गया? कोरोना आ गया। तो सरकार क्या करेगी? आर्थिक नियोजन करेगी कि अपने पास है सिर्फ 500 करोड़, इसी में अपने को कैंसर का, इसी में टीवी का, इसी में एड्स का और इसी में कोरोना भी करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है पूरा पैसा कोरोना में लगा देंगे, बाकी बीमारी वाले मर जाएंगे। और कोरोना में नहीं लगाएंगे तो लोग कोरोना से मर जाएंगे। तो सरकार क्या की होगी?
आर्थिक नियोजन की होगी, थोड़ा पैसा और लाओ, इसको 100 रुपए दे रहे थे इस बीमारी को, उसको 80 दो, बाकी पैसा किस में लगाओ, कोरोना में लगाओ। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, प्लान बनाती है विकास के लिए, क्या बनाती है, प्लान बनाती है, और यही प्लान के अनुसार वो अपना विकास का लक्ष्य निर्धारित कर देती है, ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है, और जो जो चीजें का यूज है उसको एकदम प्लानिंग वे पे क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। अब आपके पास मान लो 200 रुपए है, और आपको देखना है दृश्यम 2, है ना, और दृश्यम 2 देखना है, और आपको देखना है मस्त काउच में बैठ के, तो भैया आप क्या करोगे, ऐसे करते हैं 150 रुपए की टिकट, ठीक है, उसके बाद 30 रुपए का बाइक में तेल और 20 रुपए की पार्किंग। अगर ये योजना नहीं बनाओगे तो 200 रुपए का कर पाओगे क्या, नहीं। तो वही चीज है, कुल मिला के उपलब्ध साधनों का बढ़िया उपयोग करना ही क्या कहलाता है, नियोजन, योजना बनाना, आयोजन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, और गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। सरकार कोई भी आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित प्लान बनाती है ना, तो उसका सबसे बड़ा एम रहता है कि क्या हो, आर्थिक विकास हो, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, देश में ऐसा प्लान बैलेंस करके चलना कि गरीब गरीब ना हो और अमीर अमीर ना हो, आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के भेदभाव को कम करना। तीसरा सबसे बड़ा प्लान रहता है उसका क्या, गरीबी को दूर करना, और चौथा सबसे बड़ा, रोजगार के अवसर बढ़े। अगर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो आदमी पैसा कमाएगा, गरीब नहीं रहेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, पैसा सर्कुलेट होगा, सबके पास पैसा पहुंचेगा। तो कोई भी योजना बनाती है सरकार आर्थिक रूप से पैसे वाली, तो उसमें यही सोचती है कि सबसे पहले तो उस योजना से क्या हो, देश का विकास हो, है ना, और आर्थिक असमानता दूर हो, और रोजगार के अवसर बढ़े, और क्या, गरीबी खत्म हो। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है, हर योजना में ये उद्देश्य रहेगा, हर योजना में, ठीक है। अब आप देख लो, अगर अभी वो चलता है योजना अपना 5 लाख वाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलता है ना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, गरीबों का बहुत पैसा चल जाता है किसमें, इलाज में, तो उससे वो क्या हो जाता है, और गरीब हो जाता है, तो उससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता दूर हुई, वो गरीब होने से बच गया, ठीक है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, प्राइवेट में भी कराएगा, मोस्टली सरकारी में कराएगा, तो भैया क्या होगा, पैसा सरकार के पास वापस जाएगा, गरीब और गरीब नहीं और अमीर नहीं बनेगा। हम अमीर बनने से लिए रोक नहीं रहे, लेकिन हमारी योजना ऐसे रहेगी कि हमारा क्या हो, देश में आर्थिक असमानता दूर हो। इसीलिए तो हम लोग इनकम टैक्स लगाते हैं, और इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रगतिशील कर है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स दोगे, होता है, ठीक है। चलिए, केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया। यह आर्थिक नियोजन सबसे पहले कौन देश अपनाया, सोवियत संघ, मतलब रसिया में चालू हुआ, ठीक है। और रसिया अभी भी क्या है भैया, समाजवादी देश है, इसीलिए वहां आर्थिक नियोजन है। पूंजीवादी देश में आर्थिक नियोजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा काम कौन करेगा, प्राइवेट आदमी करेगा, और वो अपने लिए अलग से योजना बना लेगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अभी सरकारी अस्पताल में जाते हो तो कितना सरकार सेटअप लगा के रखती है, प्राइवेट अस्पताल में कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि पता है पैसे वाले लोग आएंगे, ऑलरेडी एसी कमरा है, एसी कमरा लेगा, है ना, नॉर्मल वार्ड बनाएगा नहीं वो, क्यों, क्योंकि भैया पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वो अपने अनुसार ये प्लानिंग करते हैं प्राइवेट लोग, सरकार अपने अनुसार प्लानिंग करती है। तो ऐसी सरकारी केंद्रीकृत नियोजन कहां प्रारंभ हुआ, रसिया से, सोवियत संघ से, ठीक है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन सी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
1934। अपन विश्वेश्वरैया को ही मानते हैं भारत में, किसका इकोनॉमी का जनक। और विश्व में कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी वेल्थ फॉर नेशन, उसी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या माना गया है? प्रारंभ माना गया है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स समाजवादी का प्रारंभ माना गया है। कार्ल मार्क्स समाजवादी साम्यवादी के प्रणेता थे। वो चाहते थे कि समाज में सब लोग बराबर रहें। ठीक है। उनका कहना था कि समाज में पूरा पैसा किनके पास है? सिर्फ 7 लोगों के पास है, बाकी 93 लोग क्या कर रहे हैं? उनकी गुलामी कर रहे हैं। और उनकी गुलामी उन लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ऐसा कुछ नियम आए कि सबके पास बराबर पैसा रहे। ठीक है। तो ये हो गया 1934 में। कौन? विश्वेश्वरैया। रैया की पुस्तक क्या थी? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। नॉमी फॉर इंडिया। इसमें इसने कितना वर्ष का प्लान पेश किया था? 10 वर्ष। कितने वर्ष का? ठीक है। अभी समझने के लिए बता देता हूं, ये हम पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना का इंट्रोडक्शन। ठीक है। 1934 में विश्वेश्वरैया महोदय ने एक पुस्तक लिखी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें उन्होंने 10 साल की 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। उसमें बोला होगा कृषि में इतना विकास करना है, उद्योग में इतना, पूरा विकास दर निश्चित किया होगा। वो विकास दर निश्चित कैसे हुआ होगा? उपलब्ध साधनों को देखते हुए। आटा है तुम्हारे पास 4 रोटी के लिए, 8 बना पाओगे क्या? तो योजना कितने की बनाओगे? 4 की बनाओगे। ज्यादा हो सके छोटी बना के उसको 5 करेंगे, लेकिन 10 तो नहीं हो पाएगा। और उस आटे से अगर 10 रोटी बनाना चाहोगे तो गुपचुप बनेगा, फिर रोटी नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऐसे ही है। तो वो पूरे उपलब्ध साधनों को देखे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और 10 साल का एक योजना प्रस्तुत किए। ठीक, पहला। दूसरा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। अब भाई नियोजन करना है तो 1938 में, है ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। क्या बनाई? नियोजन मतलब प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के लिए एक समिति बनाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? है ना, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी थे। ठीक है। यहां तक हुआ। तीसरा देखते हैं। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? सर अर्देशियल दलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1944 बॉम्बे के 8 बड़े बड़े उद्योगपति दिमाग लगाए कैसे अपन विकास कर सकते हैं। तो उन्होंने कितना वर्षीय? 15 वर्षीय प्लान प्रस्तुत किया। 15 वर्षीय, जिसको क्या बोला गया? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कितने वर्ष का था? 15 वर्ष। पूछा जाता है बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? कितना? 1900। कितना वर्षीय प्लान था? कितने उद्योगपति थे? 8। और कौन थे इसके प्रमुख? अर्देशिल, अर्देशीर दलाल। कौन थे? दलाल। बॉम्बे में है दलाल स्ट्रीट की दिल्ली में? बॉम्बे में है दलाल स्ट्रीट, है ना। वो नाम भले दलाल स्ट्रीट है, लेकिन मजाल है वहां 2-2.5 करोड़ से नीचे गाड़ी घुस जाए। क्या है? पूरा स्टॉक मार्केट का बाजार है दलाल स्ट्रीट। वहां स्टॉक की क्या होती है? दलाली, है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन? शेयर। शेयर, शेयर मार्केट, दलाल स्ट्रीट। मतलब ऐसा है कि एक दिन में आदमी अरबपति और एक दिन में आदमी
सिर्फ बीबी का पति रह जाता है, पैसा चले जाता है, अरब निकल जाता है ना? ऐसे ही होता है, ठीक है। एक दिन में आदमी बनता है अरबपति और दूसरे दिन सिर्फ बीबी का ही पति रह जाता है, वो अरब निकल जाता है भाई। हाँ बीबी है तो, नहीं तो रोडपति बन जाता है, ठीक है। और जो पति जो जो रहती है पति बनाने वाली, वो भी छोड़ देती, तेरे पास कुछ पैसा नहीं है, अब हो गया, ओके टाटा बाय बाय, खत्म, पीछे मुड़ तेज चल, पलट के मत देखना, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आपके शेयर में दो जानवर प्रयुक्त होते हैं, एक क्या, एक बुल, ये क्या करता है, मार्केट को उठाता है, और एक भालू, ये मार्केट को गिराता है। भालू सुस्त होता है, सोया रहता है, और बैल मेहनत करता है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट में बुल्स एंड बियर दोनों का है। तो बुल्स ऐसे लंबा लंबा सिंग वाला, बाहुबली वाला, वो तो भैंसा रहता है, वैसी टाइप का बैल है ना, खड़ा रहता है, ठीक है। शेयर बाजार अच्छे लोगों को बना भी देता है और अच्छे अच्छे को बिगाड़ भी देता है। हाँ पैसा, आप कंपनी के ना कुछ पार्ट खरीदते हो जिसको बोलते हैं अंश, है ना, जिसको क्या बोलते हो, अंश, इसमें बता देंगे बाद में, ठीक है। ये हो गया। तो 44 में 15 वर्षीय प्लान, क्या नाम था, दलाल जी प्रस्तुत किए, ठीक है। 8 उद्योगपति में प्रमुख थे। उसके बाद 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। 1944 में ही एक गांधीवादी विचारक श्रीमान नारायण अग्रवाल क्या प्रस्तुत किए, गांधीवादी योजना। कौन प्रस्तुत किया, श्रीमान नारायण अग्रवाल प्रस्तुत किए। और इसी साल सरकार ने क्या बनाया, नियोजन एवं विकास विभाग भी बनाया था। कौन ने, भारत सरकार ने एक अलग विभाग बना दिया, नियोजन एवं विकास विभाग, ठीक है। ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गांधीवादी योजना कब प्रस्तुत की गई, कौन प्रस्तुत किया, है ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी और आएगा एक ठो। 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना प्यूपिल प्लान बनाई, ठीक है। 1945 में। उसके बाद फिर एक योजना लाया 1945 में, एम.एन. राय। योजना का नाम क्या था, जन योजना, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए वापस देखते हैं। सबसे पहले आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, 34 में। कौन, विश्वेश्वरैया पुस्तक लिखे, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इसमें कितने साल की योजना बनाई, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 44 में 15 साल का प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें 10 वर्ष का प्लान था विकास का, 44 में कितना हो गया, 15 साल। द बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपति थे और देसियल दलाल प्रमुख थे उसमें। 44 के बाद फिर 44 में गांधीवादी योजना, एक गांधीवादी विचारक थे श्रीमान नारायण। इसने कितने वर्ष की योजना प्रस्तुत की, नहीं बताया है, क्या बनाया इन्होंने, गांधीवादी योजना, ठीक है। उसके बाद 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग बना। 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना प्रस्तुत की जिसका नाम दिया क्या, पीपल प्लान, ठीक है। तो चलिए
विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कौन लिखा है, कब लिखा है? उसके बाद बॉम्बे योजना कब आई? 44 में। ठीक है, कितने वर्ष का प्लान था? उसके बाद गांधी योजना कब आई? कौन थे? और उसके बाद प्यूपिल्स प्लान कब आया? कौन ले आया? एम.एन. राय। ठीक है, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 45 के बाद क्या? 50। कौन? सर्वोदय योजना। हाँ, तो उस समय से चल रहा है भारत में। हम उनको प्रस्ताव देते थे, बना के आप ऐसा करिए। सर्वोदय योजना कौन बनाए थे? जय प्रकाश नारायण। अब ये पूरी योजना और उनके नाम आपको याद होने चाहिए, पक्का पूछता है इकोनॉमिक्स में। ये अलग योजना, यहां इन लोग ना सुझाव दे रहे हैं, ये वाली योजना अपनाओ, ये वाली योजना अपनाओ, ये वाली योजना अपनाओ, और जो बेस्ट होगा उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, अब 50 में, उसके बाद अपन 51 में क्या बना देंगे? CSO। हाँ, वो हो गया। और उसके बाद अपन वो भी बना देंगे अभी, योजना आयोग, है ना, 50-51 में। फिर 52 में राष्ट्रीय विकास वो बना देंगे, क्या? समिति। अब फिर उन लोग क्या बनाएंगे? पंचवर्षीय योजना। हाँ, तो ये सब पंचवर्षीय योजना का एक हिसाब से क्या है? इंट्रोडक्शन है। पंचवर्षीय योजना का काम क्या रहता था? हम पहले विकास दर निश्चित करते थे। हमारा इस साल 7% विकास होना चाहिए सभी क्षेत्रों में, शिक्षा और जीवन और बेरोजगारी भी कम होनी चाहिए, और सभी चीजों में। ठीक है, फिर उसके अनुसार उपलब्ध साधनों का अपन क्या करते थे? उपयोग करते थे। ठीक है, तो वैसे ही इन लोग भी योजना बना बना के दिए। 1934 में विश्वेश्वरैया क्या? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 10 साल की योजना। जस्ट 10 साल बाद 44 में क्या आया? बॉम्बे प्लान, 15 वर्षीय। फिर 44 में ही आया गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण अग्रवाल। 45 में आया एम.एन. राय, कौन सा? प्यूपिल प्लान, है ना। सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। अब सर्वोदय मतलब सूर्य, सूर्य से क्या होता है? प्रकाश, और सूर्य भगवान का जय करते हैं, है ना। तो सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। इतना हो गया, कितना बज गया है? 7:35 हो गया। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। गुड, शाबाश। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब में तो बोलता नहीं मैं इंपॉर्टेंट, ये आता है। योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग, क्या? आयोग, है ना। कब? 15 मार्च। 15 मार्च को गठित किया गया, क्या? योजना आयोग। 1947 में एक समिति बनाई गई थी, क्या? आर्थिक नियोजन समिति। उसके भी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। उसी समिति की सिफारिश पर क्या बनाया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। तो वही समिति का नाम योजना आयोग करके बनाया गया। हमेशा पूछता था योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री। और अभी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। ये पदेन अध्यक्ष होते। दो जो आदमी प्रधानमंत्री रहेगा वही आदमी योजना आयोग का खुद ब खुद, हाँ, जो आदमी घर का दामाद रहेगा वही पूरी लड़कियों का खुद ब खुद जीजा बन जाता है। अब जीजा बनाने के लिए अलग से तो नहीं लाएंगे,
हाँ, तो पदेन इसी को बोलते हैं, जो उस पद पे रहेगा वही इस पद पर भी रहेगा। खूब पूछता है ये डेट, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950। चलिए, ये कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। हमेशा पूछता है योजना आयोग कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, होता तो इसमें अनुच्छेद लग जाता। और ये कैसी संस्था थी? परामर्शदात्री। ये कुछ करती नहीं थी, केवल सलाह देती थी, इस टाइप की योजना बनाओ, इस टाइप की योजना बनाओ। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे? मोंटेक सी आलूवालिया। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यही रहे होंगे। योजना आयोग कब खत्म हो गया जी? हाँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। ठीक है ना? तो इसी को तोड़ के क्या बनाया गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मोंटेक सी आलूवालिया रहे होंगे, वही है। हाँ, पहले थे गुलजारी लाल नंदा। हमेशा पूछते पहले अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा। अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? मनमोहन सिंह। नहीं, मोदी जी। मोदी 14 तक थी ना। हाँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सी आलूवालिया। यहां तक समझ में आ गया? योजना आयोग बन गया 15 मार्च 1950। ठीक है, मोंटेक सी आलूवालिया। पंद्रह अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, उसको बंद कर दीजिए।